तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन 25 kg मीटर पर सेकंड है तो आवेग का मान क्या होगा। देखिए थ्योरम है संवेग आवेग प्रमेय, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलती है कि जो आवेग होता है, इम्पल्स होता है, वो बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के, चेंज इन मोमेंटम के, यानी जितना मोमेंटम में चेंज होगा वही आवेग के बराबर होगा। तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, डीपी की वैल्यू दे रखी है 25 kg मीटर पर सेकंड, तो यही वैल्यू आई की होगी। तो जितना आपको डीपी दे रखा है उतना ही क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपका वर्क एनर्जी सेक्शन से आता है, कार्य ऊर्जा वाले सेक्शन से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाला हुआ है सवाल, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जब कोई चीज़ चल रही होती है, कोई वस्तु चल रही होती है और उस पर अपन कोई बल लगाते हैं ताकि वस्तु को रोकती है, तो उसे अपन कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स या अवमंदन बल अपन उसे कहते हैं, स्टॉपिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, विरोधी बल जिसे अपन कहते हैं। और वस्तु जितनी दूर जाकर के रुकती है उसे अपन कहते हैं कि भाई इसे रुकने के लिए इतनी जगह चाहिए। ठीक है, विराम अवस्था से आने की पहले की जगह जो चाहिए होती है। तो देखिए ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से आता है बेसिकली कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है, वस्तु को रुकने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो बराबर होता है वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बटा जो फोर्स उस पर लगाया गया वो। ठीक है, एक तरह से देखिए ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है कि वर्क डन जो होता है FDS वो बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कार्य आपके पास आ जाएगा और वो बराबर किसके हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो केस होते हैं, तो दोनों केस को समझने के लिए आप मानिए कि कोई ऑब्जेक्ट A है और कोई ऑब्जेक्ट B है। उसकी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो K है, A वाले की, टाइम कितना लगा T है, यानी उसको रुकने के लिए कितना टाइम लगा है T है। उसका संवेग या मोमेंटम कितना है P है और रुकने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है X है। इसी तरह से B जो है उसकी गतिज ऊर्जा KB है, उसे रुकने में टाइम कितना लगा TB, उसका संवेग या मोमेंटम कितना है PB और रुकने से पहले डिस्टेंस कितनी कवर करी है XB। तो इसमें दो केस होते हैं, पहला जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो और दूसरा जब मोमेंटम सेम हो, संवेग सेम हो। दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये कार्य ऊर्जा में पढ़ेंगे अपन लोग। अब देखिए पहले केस में अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, गतिज ऊर्जा अगर सेम होती है दोनों की, तो जो रुकने के लिए जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो भी सेम होगी, लेकिन टाइम जो होगा वो उनके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। और दूसरा चीज अगर उनका मोमेंटम सेम है, अगर उनका संवेग सेम है, तो जो डिस्टेंस है वो तो इस तरह से कैलकुलेट करी जाएगी, लेकिन टाइम जो होगा दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। तो एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके और ये आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं 22 और 23। क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन है, दो वस्तुएं A तथा B के द्रव्यमान क्रमशः m और 2m है। ठीक है, A का मास कितना दे रखा है, m दे रखा है आपको, यानी ma जो है वो तो m दे रखा है आपको, mb जो है वो आपको 2m दे रखा है। उसके बाद बोल रहे हैं इन पर समान अवमंदन बल लगाया जाता है यदि विराम अवस्था तक आने में इनके द्वारा तय की गई दूरी x1 व x2 हो, यानी xa जो है वो तो x1 है और xb जो है वो x2 है। कंडीशन यहाँ पर ये है कि इनके रेखीय संवेग समान है। तो देखिए PA = PB दे रखा है अपन को। अभी मैंने आपको बताया था कि PA और PB सेम होंगे तो कौन सा केस लगेगा, सेकंड केस लगेगा अपना। तो सेकंड केस में एक बार आप देखिए, सेकंड केस में आपको दे रखा है कि XA अपॉन XB बराबर होता है अपने पास MB अपॉन MA। तो इसे आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 2m अपॉन m, यानी XA अपॉन XB बराबर हो जाएगा x1/x2 बराबर कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। बुक में देखिए 1:4 दे रखा है, वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 यही है, सेम क्वेश्चन है और बोल रहा है कि T1/T2 का मान क्या होगा। तो देखिए T1/T2 का है या TA/TB का है, तो जब आपको केस दे रखा है सेकंड केस कि PA/PB और PB सेम होगा, दोनों सेम होंगे, तो उस केस में इनका रेशियो हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपके पास A हो जाएगा, 23 का आंसर A होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इसमें ये एक डायग्राम दे रखा है आपको। डायग्राम में देखिए M1, M2 और M3 मास जो है वो किसी तल के ऊपर रखे हुए हैं, किसी प्लेन के ऊपर लगे हुए हैं और F फोर्स से इन्हें खींचा जा रहा है, F बल से इन्हें खींचा जा रहा है, जहाँ पर M1, M2 और M3 की वैल्यू आपको दे रखी है। पूछ रहा है कि M1, M2 और M3 में जो एक्सीलरेशन पैदा होगा, त्वरण जो पैदा होगा,
उनमें क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ाया भी है और आपके प्लेलिस्ट में भी ऑप्शन दे रखा है फ्री बॉडी डायग्राम का, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोर्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कनेक्टेड मोशन होता है, कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई मोशन जब भी होता है तो जो त्वरण होता है वो सेम होता है। ठीक है भी क्यों, क्योंकि इधर से खींचेंगे अपन तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो अगर डोरी की लेंथ फिक्स है, डोरी टूट नहीं सकती, डोरी की लेंथ फिक्स है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो इसको भी खींचेगा। ठीक है, इसको भी खींचेगा ये जब आगे बढ़ेगा तो कहने का मतलब क्या होता है कि जितना त्वरण इसमें पैदा होगा उतना ही इसमें पैदा होगा और उतना ही किसमें पैदा होगा, इसमें पैदा होगा। तो तीनों का जो मोशन होता है उसमें जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो सेम होता है। अब अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कनेक्टेड मोशन में कि टोटल फोर्स बटा टोटल मास। तो टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, m प्लस 2m प्लस 3m कितना हो जाएगा, 6m। तो ये इसका त्वरण होगा, ये इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 25 बोल रहा है आपसे कि m2 और m3 के बीच में तनाव क्या होगा। तो m2 और m3 ये है, f यहाँ पर लग रहा है। तो देखिए m2 और m3 जो है, देखिए इस पर एक्सीलरेशन इस तरफ पैदा होगा a, तो इस पर भी इस तरफ पैदा होगा, इस पर भी इस तरफ पैदा होगा। तो तनाव जो है इसका इस तरफ होगा तो इसका इस तरफ होगा तनाव, लेकिन तनाव की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो थर्ड वाले पर आपसे पूछ रहा है कि m2 और m3 के बीच में तनाव क्या होगा। तो जितना तनाव यहाँ पर इस तरफ होगा उतना ही तनाव यहाँ पर होगा। तो t की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, m3 के ऊपर डिपेंड करेगी। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, m3 a हो जाएगा। ठीक है, आप फ्री बॉडी में समझा रखा है मैंने आपको कि लास्ट वाले पे कैसे निकालते हैं अपन, ये माइनस ये करते हैं तो यहाँ पर 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। m3a हो जाएगा। m3 कितना दे रखा है आपको, 3m, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, f/6m। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, f/2। अब देखिए यहाँ जो आंसर दे रखा है उस हिसाब से f की वैल्यू 2mg होनी चाहिए अपने पास, तब वैल्यू आएगी। तो जैसे f की वैल्यू आप 2mg रखते हैं आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। पेपर में या यहाँ पर क्वेश्चन में f की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, अगर आपको दे रखी होती तो वैल्यू सीधी आ जाती है आपके पास, लेकिन ऑप्शन में जो आंसर दे रखा है उसके हिसाब से f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2mg होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोल रहा है एक बंदूक का द्रव्यमान 2 kg है और गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है। यदि गोली 100 मीटर प्रति सेकंड से बंदूक से निकले तो बंदूक के पीछे हटने का वेग क्या होगा। देखिए इसमें संवेग संरक्षण लगा लीजिए। तो स्टार्टिंग में बंदूक और गोली साथ हैं, ठीक है। तो बंदूक जो है अपन देखें तो बंदूक प्लस गोली जो है एक साथ है। तो ये तो ले लिया अपने बंदूक का मास है और ये ले लिया अपने गोली का मास है, ठीक है। अगर रुकी हुई है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब उसके बाद में बंदूक चलती है, जैसे ही बंदूक चलती है बंदूक और गोली कैसी हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो मान लिया कि जो बंदूक है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और जो गोली है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2 होगी। तो संवेग संरक्षण से, मोमेंटम कंजर्वेशन से, बंदूक चलने से पहले का मोमेंटम और बंदूक चलने के बाद का मोमेंटम जो है टोटल सेम होना चाहिए। तो संवेग संरक्षण से अपन लिख सकते हैं m प्लस m इंटू v जो है बराबर होगा mv1 प्लस mv2। अब बंदूक रुकी हुई है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 0 इक्वल टू mv1 प्लस mv2। आपको पूछ रहा है कि बंदूक का वेग क्या होगा, यानी बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी। तो v1 निकाल लीजिए, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस mv2 बटा m। यहाँ जो दे रखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको वैल्यूज़। तो माइनस का मतलब होता है पीछे की ओर, गोली आगे की ओर जाएगी तो बंदूक कहाँ जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। तो गोली का जो द्रव्यमान है वो 15 ग्राम है, तो ग्राम को आप केजी में बदल लीजिएगा। बंदूक जो गोली है उसका वेग दे रखा है आपको 100 मीटर प्रति सेकेंड, और जो बंदूक का द्रव्यमान है वो है 2 किलो, 2 kg, ठीक है। बंदूक 2 kg में है पहले से। तो इसे आप जब सोल्व करेंगे कितना आ गया, 0.75 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें इस तरह का डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। m1 और m2 मास जो है इस तरह से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं घिरनी की सहायता से, जहाँ पर m1 और m2 का मास आपको 8 kg दे रखा है और f की वैल्यू आपको 40 न्यूटन दे रखी है।
सवाल में आपसे पूछ रहा है कि m1 का त्वरण क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, तो इनका जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम ही होगा। जितना त्वरण इसका होगा उतना ही त्वरण इसका होगा। तो यहाँ पर त्वरण की वैल्यू वही कुल बल बटा कुल द्रव्यमान। तो कुल बल तो कितना है 40 और कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ए जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, इसमें आपको एक बल दे रखा है P, जिसकी वैल्यू है 6I कैप माइनस 3J कैप। ये इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को। अब पूछ रहा है कि अगर m जो है 2 kg हो तो त्वरण क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू वही होता है बल बटा द्रव्यमान। तो यहाँ पर बल का मैग्नीट्यूड आपको लेना है, सिर्फ परिमाण आपको लेना है। तो परिमाण अपन कैसे लेते हैं, अंडर रूट के अंदर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये तो बल का परिमाण आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ये आपको वेक्टर दे रखा है फोर्स I कैप प्लस J कैप में। तो आपने इसका परिमाण निकाला बटा कुल द्रव्यमान कितना है 2। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 45/2 हो जाएगा, जिसे सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा 4.74 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, इसमें चित्र नहीं दे रखा है, ये मैंने बनाया है, आप देख लीजिए। बोल रहा है कि 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड है A और B। तो 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड ले लिए A और B। ये दोनों जो हैं अवितान्य डोरी के सिरों से बंधे हैं और घर्षण रहित घिरनी से गुजरती है डोरी। तो घर्षण रहित घिरनी ले ली अपन ने और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब बोल रहा है कि इस निकाय का सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो आपको देखिए सापेक्षिक का मतलब अपन एक रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, सापेक्षिक वेग भी पढ़ा था। तो सापेक्ष का मतलब होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। निकाय का त्वरण और सापेक्षिक त्वरण दोनों अलग अलग चीजें होती है। निकाय का त्वरण का मतलब होगा कि जिस स्पीड से B नीचे जाएगा उसी स्पीड से B ऊपर जाएगा। तो ये तो हो गया त्वरण। लेकिन अपन पूछे कि B और A के बीच में आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में त्वरण क्या होगा, ये अपन को निकाल के देना है सवाल में। तो पहले अपन निकाय का त्वरण निकालते हैं। तो इस केस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बताया था कि कुल बल अपन कैसे निकालते हैं। जो नीचे की ओर जाएगा माइनस जो ऊपर की ओर जाएगा, इनके द्रव्यमान का अंतर इंटू G, ठीक है। तो A जो है वो तो आपके पास आ गया 4 - 3 इंटू G, mg जो अपन होता है फॉर्मूला, बटा ये तो टोटल फोर्स हो गया और कुल द्रव्यमान कितना हो गया 4 + 3। तो त्वरण तो कितना आ गया G/7। यहाँ पर आपको दे रखा है कि G की वैल्यू 9.8 लीजिए, तो उस हिसाब से कितना आ गया 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये तो 1.4 से ऊपर जाएगा और ये जो है 1.4 से नीचे आएगा त्वरण से। तो सापेक्ष क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सापेक्षिक त्वरण क्या होगा, दोनों का जोड़ होगा। तो 1.4 + 1.4 यानी कितना हो जाएगा 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति का लिफ्ट में भारों का अनुपात जब वह स्थिर है तथा एक समान त्वरण से नीचे की ओर जाती है 3/2 है, तो त्वरण का मान क्या होगा। देखिए जब लिफ्ट रुकी हुई है, स्टेबल कंडीशन में है, तो मनुष्य का जो भार होता है वो W होता है, ठीक है, mg जिसे अपन कहते हैं। और जब लिफ्ट मोशन में है और नीचे की ओर जाती है तो उसका भार कितना होता है A/G। मैंने आपको मोशन ऑफ लिफ्ट में ये समझा रखा है कैसे क्या होता है। बोल रहा है कि इन दोनों का जो अनुपात है यानी WS/WM जो है वो 3:2 है। तो यहाँ पर भी अनुपात ले लीजिए। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, इसे उल्टा कर लीजिएगा कैंसिल आउट करके, 2/3 बराबर हो जाएगा 1 - A/G हो जाएगा, या ये हो जाएगा A/G इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2/3 या 1/3 के इक्वल। तो A बराबर आ जाएगा G/3। ऑप्शन नंबर जो है B जो है इसका आंसर हो जाएगा।